हाँ भाई बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में स्किन डेरिवेटिव्स बताए थे और उस स्किन डेरिवेटिव्स में पहला एक नाम दिया था मैंने रोम और रोम की संरचना। किसके बारे में बताया था? हेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर। रोम एवं इसकी संरचना। ठीक है, इसको मैंने बताया था कि जो रोम है ये आदि चरण के भीतरी स्तर, जिसे हम अंकुरण स्तर कह रहे होते हैं, अंकुरण स्तर से बनता है। ठीक है बच्चों, अंकुरण स्तर डर्मिस में इन्वेजिनिल हो जाता है या अंतर वालित हो जाता है और तब किसका फॉर्मेशन कर देता है? रोम का, हेयर का। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि रोम की जो संरचनाएं होती हैं इसका मतलब ये होता है कि रोम के जो पार्ट्स हैं, भाग हैं, जिसमें पहला पार्ट बताया था मैंने हेयर फॉलिकल। इसके बारे में मैं बता चुका हूं, बता दिया था कंप्लीट। दूसरा पार्ट था जिसमें हेयर रूट के बारे में बताया था। तीसरा पार्ट था हेयर पैपिला के बारे में बताया था और फोर पार्ट में बता रहा था आपको, जिसका मैंने नाम दिया था हेयर शेप, जिसको हिंदी में रोम कांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? रोम कांड। ठीक है, इसको चाहे स्मॉल ए बी सी डी नाम दे दीजिए, मैंने डी भी नाम दे सकते हो ए बी सी डी के रूप में। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने बताया था कि ये जो फोर पार्ट है जिसको हेयर शेप कहा गया है, ये हेयर शेप क्या होता है या रोम कांड क्या होता है? इसको हम कह रहे होते हैं डर्मिस से बाहर, डर्मिस से बाहर त्वचा की सतह पर निकला हुआ रोम का ठोस भाग क्या कहलाता है? रोम कांड, हेयर सेट। ठीक है ना, डर्मिस से बाहर त्वचा की सतह से निकला हुआ रोम का ठोस भाग क्या कहलाता है? रोम कांड कहलाता है। ठीक है ना, अभी मैंने क्या बताया था? डर्मिस से बाहर त्वचा की सतह से निकला हुआ रोम का ठोस भाग क्या कहलाता है? रोम कांड। यह पूरी तरह से निर्जीव होता है। कैसा होता है? निर्जीव होता है, पूरी तरह से यह निर्जीव होता है। ठीक है, क्यों निर्जीव होता है? क्योंकि रोम के इस भाग तक पहुंचते पहुंचते रोम की कोशिकाओं में केराटिनाइजेशन, जिसको हम केराटिनीकरण भी कह देते हैं, केराटिनाइजेशन की क्रिया हो जाती है। ठीक है, इस कारण से केराटिन पदार्थ बन जाएगा और वो कैसा होगा? निर्जीव होगा। इसीलिए हमारे बालों का जो रोम कांड या हेयर शेप वाला भाग होता है ये पूरी तरह से कैसा होता है? निर्जीव होता है। ठीक है, जैसे ये हमारे बाल सर के ऊपर हैं, ये पूरा ऊपर जो पार्ट दिखाई दे रहा है
ये सारा पार्ट क्या है, रोम का हेयर सेप्ट है, रोम कांड है, ठीक है। कैसा होगा ये, निर्जीव। क्यों निर्जीव होता है, क्योंकि यहां तक पहुंचते पहुंचते कोशिकाओं में या तो हॉर्निफिकेशन की क्रिया हो जाती है या केराटिनाइजेशन की क्रिया हो जाती है, अर्थात उसमें डेड केराटिन नामक पदार्थ बन जाता है। इस कारण से ये पूरी तरह से कैसा हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। ओके, ठीक है। अब देखिए हम ये भी कह सकते हैं हेयर सेप्ट भी 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में, 3 भागों में हेयर सेप्ट को भी बांट सकते हैं। जैसे हेयर सेप्ट का एक पार्ट जिसको हम कह रहे होते हैं क्यूटिकल, दूसरा पार्ट जिसको कह रहे होते हैं कॉर्टेक्स, तीसरा पार्ट जिसको कह रहे होते हैं मेडुला। इसको यहां पर उपत्वचा कहा जाता है, इसको यहां पर वल्कुट कहा जाता है और इसको यहां पर मध्यांश कहा जाता है, ठीक है। हेयर सेप्ट के भी कितने भाग हो गए, हेयर सेप्ट के भी 3 पार्ट हो गए, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है ना। ये जो कॉर्टेक्स वाला भाग है, मेडुला वाला भाग है, क्यूटिकल वाला भाग है, ये तीनों पार्ट किसके बताए मैंने अभी, हेयर सेप्ट के। हेयर सेप्ट किसको कह रहे होते हैं, रोम कांड को, अर्थात हमारी त्वचा से रोम का जो भाग बाहर निकला हुआ है ये क्या कहला रहा होता है, रोम कांड कहलाता है, जिसमें बाहरी भाग उपत्वचा कहलाएगा, मध्य वाला भाग कॉर्टेक्स कहलाएगा और अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, मध्यांश कहलाता है, ठीक है। सबसे ऊपर जो क्यूटिकल वाला भाग होता है ये आउटर लेयर के रूप में होता है और पतला होता है। कौन सी लेयर के रूप में होगा, आउटर लेयर के रूप में होगा। कैसा होता है, थिन होता है, पतला होता है, केवल एक कोशिक मोटा होता है, केवल एक कोशिक मोटा होता है, ठीक है। और इस स्तर में पाई जाने वाली कोशिकाएं सल्की हो जाती हैं, इसलिए इनको सल्की कोशिकाएं कह दिया जाता है, जो एक दूसरे पर आच्छादित रहती हैं। क्या रहती हैं, एक दूसरे पर आच्छादित रहती हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन कौन से वाले पार्ट पर, सेकंड पार्ट पर, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को क्या कहा गया था, बलकुट। ये रोम कांड का मध्य वाला भाग होता है। इस वाले भाग में कोशिकाएं कई स्तरों में व्यवस्थित होती हैं तथा इस वाले भाग में बलकुट कोशिकाओं के मध्य में पिगमेंट ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स। इनको हम कह रहे होते हैं रंजक कण या वर्णक कण कह सकते हैं। ये जो वर्णक कण हैं ये मेलानिन के रूप में होते हैं। कौन से पदार्थ के रूप में होते हैं, मेलानिन पदार्थ के रूप में, अर्थात ये किसको बना रहे हैं, मेलानिन को बना रहे होते हैं, ठीक है। इस कारण से जो रोम कांड है या बाल है वो कैसे दिखाई दे रहे होते हैं, ब्लैक या काले। यदि यहां पर पिगमेंट ग्रेन्यूल्स की कमी हो जाए, किसमें, कॉर्टिकल्स है इसमें, तो वहां पर क्या होता है, पिगमेंट मेलानिन नहीं रहेगा या फिर उनमें क्या भर जाती है, एयर भर जाती है, हवा भर जाती है। इस कारण से बाल कैसे दिखाई देते हैं, सफेद दिखाई देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं हेयर्स आर ग्रे ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मेलानिन पिगमेंट। बाल कौन से पिगमेंट के कारण या कौन से पिगमेंट की कमी के कारण सफेद हो जाते हैं,
मेलानिन पिगमेंट की कमी के कारण सफेद हो जाते हैं। अगर मेलानिन पिगमेंट वहां पर प्रॉपरली बनता रहेगा तो बाल सफेद नहीं होते हैं। अधिकतर मैचुरेशन के दौरान ये काफी अच्छी मात्रा में बनता है, लेकिन एजिंग फैक्टर जब हावी होता है, एजिंग फैक्टर जब वहां क्रिएट होने लगता है तो ये पिगमेंट ग्रेन्यूल्स भी वहां पर क्या होते हैं, कम होने लगते हैं। तो वो तो एक तरह से एज के कारण होता है, लेकिन कई बार समय से पहले यदि बाल सफेद हो रहे हैं तो वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण हो रहे होते हैं, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स या मेलानिन पिगमेंट की डेफिशिएंसी के कारण सफेद हो रहे होते हैं। हम कभी ऐसे नहीं बोलते हैं कि हेयर्स आर व्हाइट, हमें व्हाइट की जगह कौन सा वर्ड यूज करना पड़ता है, ग्रे, अर्थात हेयर्स आर ग्रे ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मेलानिन पिगमेंट, अर्थात मेलानिन पिगमेंट की कमी के कारण ही बाल कैसे हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें थर्ड पार्ट है, क्या है, मेडुला। मेडुला को हम क्या कह रहे होते हैं, मध्यांश कह रहे होते हैं। ये रोम कांड का सबसे भीतर वाला भाग होता है, अंदर वाला भाग होता है, जिसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं बहुकोणीय होती हैं। और ये वाला जो पार्ट है रोम कांड का, ये वास्तव में रोम के एक्सिस को बनाता है। किसको बनाता है, रोम के एक्सिस को बनाता है, अर्थात रोम के अक्ष का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए इन तीनों को अगर हम चाहें तो एक सेक्शन के द्वारा समझा सकते हैं। अब यहां पर हम जो हेयर है, रोम कांड है, हेयर शेप्ड है, इसका सेक्शन ले सकते हैं। और सेक्शन यहां पर दो तरह के बताए गए हैं, वैसे तो और भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर एक सेक्शन सपोज करिए आपने एलएस लिया, दूसरा टीएस लिया। जैसे यहां पर मैं एक आपको बता रहा हूं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, इसके बाद देखिए ये बीच वाला पार्ट, इसको हम कह रहे होते हैं एलएस ऑफ हेयर शेप। एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ हेयर शेप, अर्थात रोम कांड की लंब काट, या इसको अनुदैर्ध्य काट भी कह रहे होते हैं। अब देखिए इसमें ये जो बाहर का स्तर दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या नाम देंगे, क्यूटिकल। जैसा मैंने अभी बताया था आपको, सेल कैसी हो जाती है इसकी, शल्की हो जाती है। इसको अगर आप चाहो तो इसके लिख सकते हो, शल्क लिख सकते हो। ये वाला भाग जो इसके अंदर आ रहा है, ये क्या है, कॉर्टेक्स है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, बल्कुट। और सबसे अंदर वाला भाग जो मध्य में दिखाई दे रहा है, भीतर दिखाई दे रहा है, अंदर दिखाई दे रहा है, इसको क्या नाम दे देंगे, मेडुला। इसको क्या कह रहे होते हैं, मध्यांश भाग कह रहे होते हैं। ठीक है, अब यदि इसी सेक्शन को हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्स में कन्वर्ट कर दें तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। संरचनाएं सारी कैसी दिखाएंगी, एक गोलाई में दिखाई देंगे, गोलाकार दिखाई देंगे, अर्थात उसको हम नाम दे रहे होते हैं टीएस ऑफ हेयर शेप। जैसे ये डायग्राम है इसका, ये मेडुला वाला भाग है, इसके बाद में ये कॉर्टेक्स वाला भाग है, ये पूरा कॉर्टेक्स वाला भाग है,
इसमें आप देख लीजिए बहुत सारे छोटे छोटे एयर स्पेसिस दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए इसमें ये पार्ट जो है ऊपर की तरफ, ये तो क्या होगा, क्यूटिकल आउटर लेयर होगी। मैंने बताया था थिन होती है, केवल एक कोष की मोटी परत होती है। इसके बाद ये वाला पार्ट क्या बताया था आपको, कॉर्टेक्स। कौन सा वाला भाग है, मध्य वाला भाग होता है। इस मध्य वाले भाग में कई कोशिकाओं के स्तर होते हैं और इन कोशिकाओं के मध्य में, जिनको हम कॉर्टिकल सेल या बल्कुट सेल कह सकते हैं, कौन से वाले ग्रैन्यूल्स भरे होते हैं, पिगमेंट ग्रैन्यूल्स। पिगमेंट का मतलब क्या होगा, वर्णक। कौन से ग्रैन्यूल्स, पिगमेंट ग्रैन्यूल्स। ठीक है, कौन सा पिगमेंट बनाएंगे, मेलेनिन। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि जब यहाँ पर मेलेनिन या पिगमेंट ग्रैन्यूल्स की कमी हो जाती है तो ये जो कॉर्टिकल सेल्स होती हैं इनमें बहुत सारे ईयर यहाँ पर आ जाती है। ईयर स्पेसिस के अंदर जब ईयर आ जाती है तो ये बाल कैसे दिखाई देने लगते हैं, सफेद दिखाई देने लगते हैं, अर्थात बाल कैसे हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वाला पार्ट जो सबसे अंदर की तरफ है, क्या नाम बताया था मैंने, मेडुला। सबसे भीतर होता है, इनर मोस्ट पार्ट होता है। इसमें पाई जाने वाली जो सेल्स होती हैं बहुकोणीय होती हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है ये किसका निर्माण कर रहा होता है, रोम के एक्सिस को बनाता है, रोम के अक्ष को बनाता है, हेयर के एक्सिस को बनाता है। ठीक है ना, तो ये दोनों मैंने जो सेक्शन बताए हैं, ये वाला एलएस ऑफ हेयर शेप्ड है और दूसरा क्या है, टीएस ऑफ हेयर शेप्ड। टीएस ऑफ हेयर शेप, इसको हम कह रहे होते हैं रोम कांड की अनुप्रस्थ काट और इसको कह रहे होते हैं रोम कांड की लंब काट या अनुदैर्ध्य काट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हेयर शेप के बाद में एक जो विशेष स्ट्रक्चर आता है उसको यहां 5वां नंबर दे दे या फिर ई स्मॉल, इसको हम कह रहे होते हैं एरेक्टर पिलाई मसल्स। हिंदी में भी इनका नाम दिया जा रहा होता है एरेक्टर पिलाई पेशियां। ये विशेष प्रकार की पेशियां होती हैं, स्पेसिफाइड होती हैं, स्पेसिफिक मसल्स होती हैं। कैसी पेशियां होती हैं, ये विशेष प्रकार की पेशियां होती हैं। विशेष प्रकार की पेशियां होती हैं जो आरेखित तंतुओं से बनी होती हैं। आरेखित तंतुओं से बनी होती हैं। ठीक है, ये पेशियां या एरेक्टर पिलाई पेशियां ये फॉलिकल से निकलकर इससे हेयर फॉलिकल से निकलकर चर्म में जुड़ जाती है। चर्मिस डर्मिस, चर्म में जुड़ जाती हैं। ठीक है, क्या बताया था मैंने, एरेक्टर पिलाई मसल्स विशेष प्रकार की पेशियां होती हैं जो आरेखित तंतुओं से मिलकर बनी होती हैं। कहां से ये निकलती हैं, हेयर फॉलिकल से। हेयर फॉलिकल किसके अंदर धंसा हुआ है, डर्मिस के अंदर। वहां से निकलकर किससे जुड़ जाती हैं, ये डर्मिस से जुड़ जाती हैं और फिर ये बालों की गति का संचालन करती हैं। बालों की गति
का संचालन करती हैं। ठीक है, किसका संचालन कर रही होती है? बालों की गति का संचालन कर रही होती हैं। जब इन पेशियों में संकुचन होता है तो बाल खड़े हो जाते हैं। ठीक है, जब इन पेशियों में क्या होगा? संकुचन होगा तो बाल कैसे हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से बालों को खड़े करने के लिए मसल्स ये जिम्मेदार होती हैं। जब इन पेशियों में संकुचन होता है, श्रिंकिंग होती है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो उस समय बाल खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब हमें कोई डर लग जाता है, किसी तरह का भय हो जाता है या कोई ठंड लग जाती है, तो आपने देखा होगा शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं, जिसको हम कह रहे होते हैं रोंगटे खड़े होना। यह क्रिया कहलाती है गूज फ्लैशिंग। क्या कहलाती है? गूज फ्लैशिंग। ठीक है, रोंगटे खड़े होना या क्या कह देंगे इसको? गूज फ्लैशिंग, बालों का खड़ा होना। अर्थात हम ये कह सकते हैं ठंड या भय लगने पर जो बाल खड़े होते हैं या गूज फ्लैश होता है, इसका नियंत्रण कौन सी वाली पेशियां कर रही होती हैं? एरेक्टर प्लाई मसल्स कर रही होती हैं। और इन पेशियों के चारों तरफ कौन से वाले फाइबर, जिनको हम कह रहे होते हैं तंतु, कौन से वाले होते हैं? तंत्रिका तंतु होते हैं, या हम उनको कह रहे होते हैं नर्व फाइबर, वो इनके चारों तरफ लिपटे रहते हैं, जिनसे इनको रिफ्लेक्सेस मिलते रहते हैं। ठीक है, अर्थात एरेक्टर प्लाई मसल्स के चारों तरफ कौन से तंतु? तंत्रिका तंतु लिपटे रहते हैं। ठीक है, दोबारा से मैं फिर बता देता हूं। एरेक्टर प्लाई मसल्स विशेष प्रकार की पेशियां होती हैं जो आरे के तंतुओं से बनी होती हैं। ये पेशियां हेयर फॉलिकल से निकलकर किससे जुड़ जाती हैं? डर्मिस से। जब इन पेशियों में संकुचन होता है तो बाल खड़े हो जाते हैं, जिसको हम गूज फ्लैशिंग कह रहे होते हैं। अर्थात बालों की गति का नियंत्रण या संचालन किसके द्वारा होता है? एरेक्टर प्लाई मसल्स के द्वारा होता है। चाहे तो किसी भय के कारण या ठंड के कारण हमारे शरीर में जो बाल खड़े होते हैं, वो सारी गति या संचालन कौन सी वाली पेशियां कर रही होती हैं? एरेक्टर प्लाई मसल्स कर रही होती हैं, जिनकी चारों तरफ कौन से वाले तंतु लिपटे रहते हैं? अर्थात नर्व फाइबर, जिनको हम तंत्रिका तंतु कह देते हैं, जो सभी इनके चारों तरफ लिपटे रहते हैं। ठीक है, ओके, कंप्लीट हो गया। स्किन डेरिवेटिव सारे कंप्लीट हो गए। स्किन डेरिवेटिव में मैंने पहला नाम दिया था हेयर एंड इट इज स्ट्रक्चर, तो उसमें मैंने ये सारे पार्ट आपको यहां तक बता दिए। ठीक, अब देखिए दूसरा स्किन डेरिवेटिव कौन सा आता है, वो अपन यहां पर लेते हैं। दूसरे स्किन डेरिवेटिव में हम लेते हैं ग्लैंड्स को। ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथियां, जिनको हम कह रहे होते हैं कुटिनियस ग्लैंड्स। इनको यदि आप चाहो तो त्वक या त्वचा ग्रंथियां भी कह सकते हो। कौन सी ग्रंथियां? त्वचा ग्रंथियां। ठीक है, इन ग्रंथियों का निर्माण कौन करता है? इन ग्रंथियों का निर्माण आदि चर्म की, जैसे अभी मैंने रोम में बताया था, वैसे ही ठीक आदि चर्म की अंकुरण स्तर के द्वारा होता है। कौन से स्तर के द्वारा? अंकुरण स्तर के द्वारा। जो आदि चर्म का सबसे भीतर वाला स्तर होता है, जिसको हम स्टेटम जर्मिनेटिवम कह रहे होते हैं या स्टेटम मार्किटियाई कह रहे होते हैं, ये किसमें इन्वेजिनेट हो जाता है? डर्मिस में इन्वेजिनेट हो जाता है। किसमें इन्वेजिनेट होगा? डर्मिस में। इन्वेजिनेट का मतलब होता है इनफोल्ड करना, अंतर्वालित हो जाना, उसमें अंदर धस जाना। ठीक है, तो जब ये अंदर धस जाता है तो इससे किसका फॉर्मेशन हो जाता है? ग्रंथियों का।
क्योंकि ये त्वचा के अंदर है इसलिए नाम क्या रखा आपने, त्वक ग्रंथियां या त्वचा ग्रंथियां इनको कह दिया जाता है। ये सभी ग्रंथियां पूरी तरह से एक्सोक्राइन प्रकार की होती हैं। कैसी होती है? एक्सोक्राइन प्रकार की। एक्सोक्राइन को हम कह रहे होते हैं बाह्य श्रावी। क्या बोला जाता है इसको? बाह्य श्रावी। और बाह्य श्रावी का मतलब होता है शरीर में पाई जाने वाली वे ग्रंथियां जो ट्यूबुलर होती हैं, अर्थात कैसी होती हैं? नलिकाकार होती हैं। कैसी होती हैं? नलिकाकार होती हैं, ट्यूबुलर होती हैं। अर्थात ये कुटेनियस ग्लैंड कैसी होंगी? एक्सोक्राइन होंगी, बाह्यस्रावी होंगी। इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं तथा इनके द्वारा जो स्रावित होने वाले पदार्थ हैं वो किसके द्वारा? नलिकाओं के द्वारा आते हैं। दूसरी चीज मैंने ये बताई थी, इनका फॉर्मेशन कब होता है? जब आदि चरण का कौन सा वाला स्तर, जिसको हम अंकुरण स्तर कह रहे होते हैं, वो है अंकुरण स्तर डर्मिस में इन्वेजिनेट हो जाता है, तब इन ग्रंथियों का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्रंथियां होती हैं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला जो पार्ट है, पहले टाइप की जो ग्रंथि हैं उनको हम नाम दे रहे होते हैं स्वीट ग्लैंड। कौन सी ग्रंथियां? पसीने की ग्रंथियां, या इनको स्वीट ग्रंथियां भी बोला जाता है। कौन सी ग्रंथियां बोला जाता है? स्वीट ग्रंथियां। ठीक है, ये देखिए जो ग्रंथियां होती हैं ये सरल, सिंपल एवं नलिकाकार होती हैं, सिंपल एंड ट्यूबुलर होती हैं। कैसी होती है? सरल एवं नलिकाकार होती हैं। और इन ग्रंथियों का जो नीचे वाला कुंडलित भाग होता है, कौन सा भाग? कुंडलित, कॉइल। ठीक है, ये कुंडलित भाग किसके अंदर धंसा रहता है? ये भाग चर्म या डर्मिस में धंसा रहता है। इसमें धंसा रहता है, चर्म या डर्मिस में धंसा रहता है। ठीक है, ये ग्रंथियां एक्राइन, एपोक्राइन या मीरोक्राइन प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं? एपोक्राइन या एक्राइन या मीरोक्राइन प्रकार की होती हैं, अर्थात अपुश्रावी होती हैं। अपुश्रावी का अर्थ होता है कि इन ग्रंथियों के द्वारा जो स्राव बनता है, किसके रूप में? पसीने के रूप में। इसके रूप में, पसीने के रूप में जो स्राव बनता है, ये स्राव कोशिका झिल्ली से रिस रिस कर बाहर आता है। किससे रिस के बाहर आ रहा होता है? कोशिका झिल्ली से रिस रिस करके बाहर आ रहा होता है, तथा इस पसीने में कुछ मात्रा किसकी होती है? जल की होती है, जिसको आप वाटर क्वांटिटी कह सकते हैं। कुछ मात्रा किसकी होती है? यूरिया की होती है। कुछ मात्रा किसकी होती है? लवण की होती है। तथा इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे पदार्थ पसीने के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित किए जा रहे होते हैं, पसीने के साथ बाहर आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा इसका जो टेस्ट या स्वाद भी होता है वो कैसा होता है? नमकीन होता है, साल्टी होता है। इसका पसीने का। ठीक है, और ये पसीना क्या करता है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है। जब टेम्परेचर बहुत अधिक होता है तो ये ग्रंथियां एक्टिवेट हो जाती हैं और एक्टिवेट होने के बाद पसीने को स्रावित करती हैं। पसीना शरीर की त्वचा से भाप बनकर के उड़ता रहता है, एवापोरेट होता रहता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर डाउन या कम होता रहता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं
कि हमारी जो त्वचा में पाई जाने वाली जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं ये कूलिंग सिस्टम बनाती हैं। कौन सा सिस्टम बना रही होती हैं? कूलिंग सिस्टम बना रही होती है, जिसे शीतलन प्रणाली भी कह देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट चीज यहां पर ये आती है कि ये जो ग्रंथियां होती हैं ये मनुष्य में लगभग 25 लाख की संख्या में पाई जाती है। कितने लाख हो सकती हैं? 25 लाख। जो कहां पर पाई जा रही होती हैं? ये पलकों के पास होती हैं, गुदा के पास होती हैं, और जनन अंगों के पास होती हैं। जनन अंगों के पास होती हैं। ठीक है, ओके। सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड मनुष्य में कहां पर पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा पसीने की ग्रंथियां मनुष्य में या मानव में या ह्यूमन बॉडी में कहां पर पाई जाती हैं? सबसे अधिक जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं ये कहां पर होती हैं? या तो आर्मपिट्स, जिनको हम बगले कहते हैं, दूसरा आप हथेली का नाम दे सकते हो, तीसरा आप नाम सोल दे सकते हो। अर्थात ये सबसे अधिक कहां पर होती है? तालुओं पर होती हैं, हथेलियों पर होती हैं और बगलों में होती हैं। ठीक है ना। और इन ग्रंथियों के द्वारा जो स्रावित पदार्थ पसीना या स्वेट होता है वो है क्या करता है? शरीर के तापमान को कम करता है। अर्थात इन ग्रंथियों के द्वारा शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, ओके।